सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम चल रहे हैं सर्वोदय विचार परीक्षा, जिसका 9वां भाग आज पढ़ेंगे। और 9वां भाग में भी लगभग 40 प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। आप अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और इन प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो आपकी जो एग्जाम होगी नवंबर में, उस एग्जाम में आपके लिए बहुत अधिक मददगार होंगे, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी और आप सभी के लिए भी। आप सभी के लिए सर्वोदय विचार परीक्षा और STSE जो परीक्षा है, इन दोनों परीक्षाओं के लिए और आपके जो बोर्ड की एग्जाम है, उन सभी के लिए आपके जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, उन ग्रुप्स में भी आप शामिल हो सकते हैं। निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो आप शामिल होते जाइए और अपनी जो पढ़ाई है उसे जारी रखें, ताकि भविष्य में भी आपके काम आए। आपके लिए जो ग्रुप्स बनाए गए उनके नंबर मैं अभी बता दूंगा आपको, जिस पे आपको अपना नाम, यानी ग्रुप्स में भेजते समय आपको करना क्या है, यानी आपको अपना नाम लिख के भेजना है। बॉय है तो बॉय है, ग्रुप है, लड़की है तो लड़की है, वो नाम लिख के भेजे, जिले का नाम लिख के भेजे, स्कूल का नाम भी लिख करके भेज सकते हैं और क्लास लिख करके भेजें, ताकि आपको किस ग्रुप में ऐड किया जाना है वो अच्छी तरह से आपको ऐड किया जा सके। चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। देखिए पहला प्रश्न, देखिए आपके पहला प्रश्न है आपके इसमें कि चंपारण में नील की खेती हेतु निर्मित कानून था, उस कानून को क्या नाम दिया गया था? और वो कानून था 3 कठिया। क्या कानून था? 3 कठिया। 3 कठिया कानून था वो। कौन सा कानून था? 3 कठिया। दूसरा प्रश्न है आपके, चंपारण में 1 एकड़ का नाप कितना था? 1 एकड़ का नाप था 20 कट्ठे। 20 कट्ठे, जिनमें से 3 कट्ठे पर, यह 3/20 आती है ना, उसमें 3/20 का अर्थ है कि 3 कट्ठे जो है उस पे उनको नील की खेती करना आवश्यक होता था। तो 3/20, इसीलिए इसको 3 कठिया कहा जाता है। 3 कट्ठे पर उनको नील की खेती करनी पड़ती थी। तीसरा प्रश्न है कि चंपारण के 3 कठिया कानून की कठोरता के बारे में बताने के लिए गांधी जी के पास कौन आया था? और वो आया था आपके राजकुमार शुक्ल। कौन आया था? राजकुमार शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास कहां से आया था? कहां से आया था, यानी कहां गया था, सॉरी, कहां गया था? आया तो वो चंपारण से था। कहां से आया था? चंपारण से था। और गया कहां था उनके पास? और वो गया था लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ में जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था उसमें कहां मिला था वो? लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में। कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जो था उसमें मिला था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के बारे में कौन बोले थे? कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें चंपारण के बारे में कौन बोला था? और वो बोले थे ब्रिज किशोर बाबू। कौन बोले थे? ब्रिज किशोर बाबू। कौन बोले थे? ब्रिज किशोर बाबू। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने प्रथम बार पटना की यात्रा कब की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1917 ईस्वी में। कब की थी? 1917 ईस्वी में। सातवां प्रश्न है आपके, गांधी जी पटना में कहां रुके थे? गांधी जब पटना गए थे तो वो पटना में कहां रुके थे? और वो रुके थे पंडित राजेंद्र बाबू के घर। पंडित राजेंद्र बाबू के घर। किसके घर रुके थे? पंडित राजेंद्र बाबू के घर। आठवां प्रश्न है कि वर्ष 1915 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? और वो थे मौलाना मजरूल हक। कौन थे? मौलाना मजरूल हक। उनका मौलाना मजरूल हक नाम था। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को लेने के लिए कौन आया था? और वो आए थे आचार्य कृपलानी। कौन आए थे? आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी, जो कि उस समय मुजफ्फर कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। क्या थे? एक
प्रोफेसर थे। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न है, आप, ये एक लाइन ली गई है उनकी आत्मकथा में से, आप जो काम करने आए हैं वह इस जगह नहीं होगा, यह किसने कहा? और ये कहा था वकील रामनवमी प्रसाद ने। किसने कहा था? वकील रामनवमी प्रसाद ने। रामनवमी प्रसाद ने। बहुत ही अच्छा सवाल है। राजकुमार शुक्ल का घर कहां था? राजकुमार शुक्ल का घर था चंपारण क्षेत्र के बेतिया, बिहार में ही है ये, बेतिया के पास। कहां था? बेतिया के पास। अगला प्रश्न है आपके, चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी मोतिहारी में कहां रुके थे? जब वो मोतिहारी गए थे तो वहां पर मोतिहारी में कहां रुके थे? गोरख बाबू के घर। किसके घर रुके थे? गोरख बाबू के घर। गोरख बाबू के घर रुके थे। 13वां प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन के दौरान उस क्षेत्र का कलेक्टर कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस क्षेत्र का कलेक्टर कौन था? और वो कलेक्टर था मिस्टर हेकांक, क्योंकि अंग्रेजी थे उस समय मिस्टर हेकांक। मिस्टर हेकांक जो थे वो उस समय के कलेक्टर थे। चंपारण आंदोलन के दौरान धन की सहायता करने हेतु तार किसने भेजा था? धन प्रदान करने के लिए जो तार भेजा था वो थे डॉक्टर प्राण जीवन दास मेहता। कौन थे? डॉक्टर प्राण जीवन दास मेहता। कौन से थे और कहां से भेजा था? ये बंबई से भेजा था। कितने रुपए का भेजा था? 15,000 रुपए का। उन्होंने कहा कि अगर मान लो वहां पर कोई सहायता चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं। अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न है, सिंधी होते हुए भी बिहारी से बढ़कर बिहारी कौन था? सिंधी होते हुए भी, और वो थे आचार्य कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी जो थे वो सिंधी थे। क्या थे? आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी वैसे क्या थे? सिंधी थे, लेकिन बिहार के लिए वो बहुत ही अच्छे थे। अगला प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में मजूमदार नहीं मजदूर की सॉरी चंपारण क्षेत्र में मजदूर की मजदूरी कितनी थी? कितनी थी? उस समय अलग अलग थे। जैसे पुरुष जो था चंपारण में, पुरुष के लिए मजदूरी थी 10 पैसे अधिकतम। कितनी थी? 10 पैसे अधिकतम। स्त्री के थे 6 पैसे। स्त्रियां जो काम करती थी उनको 6 पैसे मिलते थे। और बच्चे जो काम करते थे बच्चों के लिए उन्हें 3 पैसे मिलते थे। कितने पैसे मिलते थे? 3 पैसे मिलते थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने शिक्षक के लिए अक्षर ज्ञान की अपेक्षा किस बल को आवश्यक माना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस बल को आवश्यक माना है? चरित्र बल को। किसको? चरित्र बल को। चरित्र बल को सर्वाधिक माना है। चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के परिवार में उनके अतिरिक्त कौन था? गांधी जी के परिवार में से और कौन था? उनके परिवार में था एक तो देवदास, उनका सबसे छोटा पुत्र, और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबाई भी लिखा हुआ मिल सकता है, कस्तूरबा भी मिल सकता है। चंपारण में खोली गई पाठशाला में किसकी पाठशाला आदर्श पाठशाला थी? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसकी पाठशाला थी? अवंतिका बाई की पाठशाला सबसे आदर्श पाठशाला थी। किसकी थी? अवंतिका बाई। अवंतिका बाई की पाठशाला। अवंतिका बाई की पाठशाला जो थी वो सबसे बढ़िया पाठशाला, इसी आदर्श पाठशाला थी। 20वां प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में दवाई के रूप में अत्यधिक उपयोग किन औषधियों का होता था, या किन चीजों को दवाई के रूप में दिया जाता था? और वो था एक तो अरंडी का तेल। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, अरंडी का तेल, इसके अलावा कुनेन, और एक मरहम। 3 चीजें थी। किसी को बुखार होता तो अरंडी का तेल देते, कुनेन की गोलियां दी जाती थी, या कोई जैसे फोड़ा फुंसी होता तो उसके मरहम लगा दी जाती थी। इस प्रकार इन तीनों का अधिक वो उपयोग में लेते थे। अगला प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र के किस गांव में बनी पाठशाला को जला दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो कहां बनी हुई थी? वो बनी हुई थी आपके भीती हरवा गांव में। कहां बनी हुई थी? भीती
हरवा गांव में, चंपारण क्षेत्र की थी वो, बीती हरवा गांव में, वहां पर जला दिया गया था। और यहाँ पर क्या है कि जो महिलाओं की साफ सफाई के लिए कस्तूरबा गांधी यहाँ पर गई थी, या एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि कस्तूरबा गांधी वो कहाँ की सबसे पहले शेयर की, तो वो बीती हरवा गांव गई थी। बीती हरवा की पाठशाला किसके अधीन थी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो थी पाठशाला श्री सोमन और कस्तूरबा गांधी की, श्री सोमन और कस्तूरबा गांधी के, कस्तूरबा गांधी के अधीन थी, श्री सोमन और कस्तूरबा गांधी के अधीन थी। 23वां प्रश्न है आपके कि चंपारण जांच समिति का गठन किसने किया? उन्होंने एक चंपारण जांच समिति का गठन किया था, और वो किसने किया था? और वो क्या था? गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने। गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने। किसने किया था? सर एडवर्ड गेट ने। चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? और चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष थे सर फ्रैंक स्लाई। सर फ्रैंक स्लाई कौन थे? सर फ्रैंक स्लाई थे। 25वां प्रश्न देखिए, तो मैं आपसे ये बता रहा था कि जैसे आपके जो जिन नंबरों पे आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं वो है 9610208295। इन पे आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जहां पर आप ऐड हो सकते हैं, निःशुल्क है। आप अपना नाम लिख करके भेजें और अपने जिले का, अपने विद्यालय का नाम अवश्य लिखें, ताकि किस क्लास में आपको ऐड किया जाना है उसमें आपको ऐड किया जा सके। 25वां प्रश्न है कि चंपारण जांच समिति ने सरकार से क्या अनुशंसा की? चंपारण जांच समिति जो थी उसने सरकार से क्या अनुशंसा की? उसने की थी तिनकठिया कानून को रद्द करने की। तिनकठिया कानून रद्द करने एवं किसानों को उनकी अवैध वसूली वापस करने, एवं किसानों को अवैध रूप से की गई वसूली को वापस करना, ये था। चंपारण में गोरक्षा और हिंदी प्रचारक का कार्य कौन करते थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो करते थे मारवाड़ी। वहां जो मारवाड़ी थे वो करते थे। अहमदाबाद मिल मजदूरों को हड़ताल करने की राय किसने दी? और वो दी थी महात्मा गांधी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। 28वां प्रश्न है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के लिए गांधी जी ने कौन कौन सी शर्तें निर्धारित की? ये बहुत ही चीज है कि जैसे मान लो प्रश्न आ सकता है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों की के लिए निर्धारित शर्तों में से नहीं है, तो आपको शर्तें हैं वो अच्छी तरह से ध्यान कर लेनी है। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी शांति भंग नहीं करना। पहली शर्त क्या थी? शांति भंग नहीं करना। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी जो मजदूर काम पर जाना चाहे उनके साथ ज्यादती नहीं करना। जो मजदूर काम पर जाना चाहे उन्हें नहीं रोकना, मतलब मजबूर नहीं करना है। तीसरी इसकी शर्त थी कि मजदूर भीख का अन्न नहीं खाएंगे। मजदूर भीख का अन्न नहीं खाएंगे। और चौथी जो अंतिम जो शर्त थी वो थी मजदूर अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। चौथी जो शर्त थी वो थी मजदूर अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। 29वां प्रश्न है आपके कि अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल कितने दिन चली? और वो चली थी 21 दिन। कितने दिन थी चली थी? 21 दिन चली थी। सत्याग्रह आश्रम से नजदीक का संबंध कौन रखते थे? और वो रखते थे पूंजा भाई हीराचंद। श्री पूंजा भाई
हीराचंद। कौन रखते थे? पूंजा भाई हीराचंद रखते थे। अहमदाबाद मिल मजदूरों की प्रतिज्ञा क्या थी? मतलब वो सुबह सुबह जो प्रतिज्ञा करते थे, उनमें प्रतिज्ञा की लाइन क्या थी? और वो लाइन थी कि हम मर मिटेंगे पर अपनी एक टेक कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रतिज्ञा थी हम मर मिटेंगे, मर मिटेंगे पर अपनी एक टेक नहीं, एक टेक कभी नहीं छोड़ेंगे, अपनी एक टेक कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। 32वां प्रश्न है आपके, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समय खिलाफत किसने की थी? और वो की थी सेठ अंबालाल ने। किसने की थी? सेठ अंबालाल ने। सेठ अंबालाल ने क्या है कि ये जो मिल मजदूरों थी, तो इसमें उन्होंने खिलाफत की थी। बाद में तो वो उनके शामिल हो गए थे, लेकिन पहले उन्होंने खिलाफत की थी। 33वां प्रश्न है आपके कि खेड़ा जिले में अकालग्रस्त क्षेत्र की जांच रिपोर्ट किसने तैयार की? खेड़ा जिले में जो अकालग्रस्त इलाका था, उसकी जांच रिपोर्ट किसने तैयार की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो तैयार की थी अमृतलाल ठक्कर ने। अमृतलाल ठक्कर ने। किसने की थी? अमृतलाल ठक्कर ने। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रही कहां पर रुके थे? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो वहां पर वो रुके कहां थे? और वो रुके थे नाडियाद के अनाथ आश्रम में। कहां रुके थे? नाडियाद के अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम जो था वहां बना हुआ था, वहां रुके थे। 35वां प्रश्न है आपके कि प्याज चोर की सम्मानित पदवी किसे प्राप्त थी? प्याज चोर की सम्मानित पदवी किसे प्राप्त थी? और वो थी मोहनलाल पंड्या को। किसको थी? मोहनलाल पंड्या को। मोहनलाल पंड्या को प्राप्त थी। अगला प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न है कि गुजरात के किसान समाज की जागृति और राजनीतिक शिक्षा का श्रीगणेश किस आंदोलन से माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां से आपके प्रश्न आ सकता है। और वो था खेड़ा आंदोलन। कौन सा है? खेड़ा आंदोलन। गुजरात के किसान समाज की जागृति और राजनीतिक शिक्षा का श्रीगणेश खेड़ा आंदोलन से माना जाता है। आइस डॉक्टर के नाम से कौन जाना जाता था? आइस डॉक्टर के नाम से डॉक्टर केलकर जाने जाते थे। डॉक्टर केलकर। डॉक्टर केलकर जो कि ब्रह्म समाजी थे। केलकर कैसे थे? ब्रह्म समाजी थे। 38वां प्रश्न है कि रोलट एक्ट के विरोध में संपूर्ण हिंदुस्तान में हड़ताल किस तिथि को रखी गई? और वो रखी गई थी 30 मार्च 1919। दो तिथियां थी उनमें, 30 मार्च 1919 और एक थी 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। गांधी जी की किन दो पुस्तकों को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो किताबें थी, एक तो हिंद स्वराज और दूसरी थी आपके सर्वोदय। उनके द्वारा जो दो किताबें थी उन्हें जब्त कर लिया था। 40वां प्रश्न है आपके कि 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को पुलिस ने गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया? और वो किया था पलवल स्टेशन से। जब वो पंजाब जा रहे थे, तो पलवल स्टेशन से उन्हें गिरफ्तार किया था। कहां से किया था? पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया था। ये 40 प्रश्न थे। अगला वीडियो शीघ्र ही आएगा और मैं समझता हूं कि आपने अपनी कॉपी में सभी प्रश्नों को उतार लिया है, क्योंकि ये प्रश्न एक एक लाइन के प्रश्न तो अपन 40 कर पाए हैं। अगर मान लो टेस्ट वाले प्रश्न करते जिसमें 4-4 ऑप्शन होते, तो हम मुश्किल से 20 प्रश्न कर पाते। इसलिए इनको दुगुना, यानी हम जैसे जल्दी तैयारी के लिए हमने ये मार्ग चुना है, ताकि एक एक शब्दों में हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।